हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पिछले क्लास में भारतीय संविधान का कुछ टॉपिक करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देख सकते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के तहत क्या है? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो ये लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तथा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फ्रेंड, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति एक नज़र में दिया गया है। इनका देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, पद का उल्लेख, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। और इनके शपथ का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है, और इस्तीफा ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है शपथ ग्रहण से प्रारंभ। उसके बाद इसका न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 35 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, ये दिया गया है कि महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व क्या होता है? राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना पड़ता है। कितना दिन पहले? 14 दिन पूर्व। और अनुच्छेद 62 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 62 में उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप केवल किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यों शक्तियां के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी को नियुक्ति करता है। ठीक है, संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति
तीनों सेनाओं का क्या होते हैं, प्रमुख यानी कि अध्यक्ष होते हैं। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और अनुच्छेद 80 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि वो 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 85 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने या सत्रभाषण करने और लोकसभा का विघटन अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 111 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो पर शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है, अत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। ठीक है। और अनुच्छेद 123 के तहत क्या राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो संसद के सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है। और अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है, तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। कितने, 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। आपातकाल के स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित है। देखते हैं फ्रेंड क्या क्या है। तो पहला है हमारा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार। ठीक है। और अनुच्छेद 356 के तहत क्या करते हैं, तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार। ठीक है। 356 के तहत राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है, तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये संविधान के अनुच्छेद 63 में इनका प्रावधान किया गया है, भारत का उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, इसमें दोनों सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है। और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है, जबकि राष्ट्रपति में नहीं। ठीक है। राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति एक नज़र में, इनको एक नज़र में देखते हैं। इनका पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। और पद का स्रोत कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और इनका शपथ राष्ट्रपति के समक्ष होता है फ्रेंड्स। और इनका इस्तीफा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इनका कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 5 वर्ष शपथ ग्रहण से प्रारंभ। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। इसको भी क्या किया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में उच्च सदन में पेश किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, इनके कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है।
और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संघीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है। ठीक है, और संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं फ्रेंड्स? तो 3 स्तर के होते हैं। कौन कौन? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभारी मंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से क्या अधिक 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कितना नहीं हो सकती है? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्री जो है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री एक नज़र में, इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री एक नज़र में दिया गया है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष किया जाता है और इस्तीफा भी ये अपना किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और इनका कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 5 वर्ष और इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इनके कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में जानते हैं। इनके कार्य एवं शक्ति क्या है? तो प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संघीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। और किसके परिषद अध्यक्ष होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स महान्यायवादी। महान्यायवादी इनके इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 76 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी जो होते हैं वो देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, और महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इनको किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी क्या नहीं होते? संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। इस संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, और सदनों को संबोधित कर सकते हैं और सदन को क्या कर सकते हैं? संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या करते हैं? लेकिन ये
इनको मत का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, महान्यायवादी के पद की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इनकी पद की योग्यता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो होती है उनके ही समान होती है। ठीक है, और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। ठीक है, MC सीतलवाड़ थे भारत के प्रथम महान्यायवादी। और भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके बारे में जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया है। कब? तो 1858 के तहत वर्ष 1860 में इनके पद का प्रावधान किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 148 के तहत क्या करते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पे। ठीक है, 148 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इनको इनके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के समान होती है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य इनका होता है लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। इनके रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक CGA नामक नए पद का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1976 में CGA नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो नरहरि राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो नरहरि राव थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघीय विधायिका। संघीय विधायिका के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, और संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन है? तो देखते हैं फ्रेंड, संसद के प्रमुख 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निम्न सदन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानते हैं, राष्ट्रपति के बारे में तो पढ़ लिए हैं, अब राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राज्यसभा के निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। इनका निर्माण राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा मिलकर होता है। राज्यसभा के निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उच्च सदन या अस्थायी सदन। राज्यों का परिषद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है? एक अस्थायी सदन है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनको भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है फ्रेंड्स? तो 250 की गई है, जिनमें से 238 सदस्य, जिनमें से क्या है कि 238 सदस्य जो है, 238 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में,
238 सदस्य को क्या किया जाता है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य। राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज के सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीट वाले राज्य के बारे में जानते हैं, तो सर्वाधिक सीट वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 31 सीट है, और महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, और तमिलनाडु में 18 है, और बिहार में कितना है, 16 है, और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स, तो 6 वर्ष होता है, और न्यूनतम आयु इनके लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होती है। ठीक है, और राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को, और इनकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। परंतु ये उपराष्ट्रपति जो है और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा जो है वो अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम उपसभापति एसवी कृष्णमूर्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, तो वायलेट अल्वा थी। ठीक है, वायलेट अल्वा थी, याद रखिएगा। और राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, और वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण है, हरिवंश नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स हमारा लोकसभा। लोकसभा का संगठन क्या होता है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से किया जाता है। ठीक है, इनका संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन, अस्थायी सदन तथा जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 550 निर्धारित की गई है, जिनमें से 530 सदस्य राज्य और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसमें से 530 का सदस्य राज्य से होते हैं, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो 543 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में सर्वाधिक सीट वाले राज्य के बारे में जानते हैं। सर्वाधिक सीट वाले राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, 80 है, और महाराष्ट्र उसके बाद है 48, और पश्चिम बंगाल 42 है, और बिहार 40 है, और तमिलनाडु 39 है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, और इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में फ्रेंड्स 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। वर्ष 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल क्या किया गया था, 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु
वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया गया, 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 42वें संविधान 1976 के संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ के 6 वर्ष हो गया। लेकिन क्या किया कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा पुनः इसको क्या कर दिया गया, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, और लोकसभा में ही क्या होता है, धन विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था, और वर्तमान में 17वीं यानी कि 2019-24 लोकसभा कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ओम बिरला है। ठीक है, संसद सभी महत्वपूर्ण तथ्य, संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, देखते हैं। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या मानी जाती है, समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और संसद के सदन में कोरम कुल संख्या कितना होता है, 1/10वां भाग होता है। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं। वर्ष में कितने बार संसद सत्र आयोजित किया जाता है, तो 3 बार किया जाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होनी चाहिए। क्या, 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच। ठीक है, संसद के सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहा जाता है, पहला घंटा को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल होता है। वो 11 से 12 बजे इसका टाइम है। ठीक है, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है। संसदीय कार्यवाही में जो शून्यकाल है वो भारत की देन है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक होता है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। ठीक है, और संसदीय इतिहास में अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कब कब, तो 1961, 78, 2002 में। ठीक है, और प्रमुख संसदीय समितियां दिखते हैं फ्रेंड्स, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति। ठीक है, तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। लोक लेखा समिति, सबसे पहले लोक लेखा समिति देखते हैं। तो लोक लेखा समिति इसका गठन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। इनमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो CAG के रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोक लेखा समिति के, तो अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति दूसरा हमारा है, प्राक्कलन समिति, इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पे प्राक्कलन समिति की गठन की गई थी। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से
लोकसभा के होते हैं। बजट के अनुमानों की जांच करना, इनका कार्य क्या होता है? बजट के अनुमान की जांच करना होता है। और वर्तमान में अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पे। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पे 1964 में लोक उद्यम समिति की गठन की गई थी। ठीक है। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं। लोकसभा से 15 एवं राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति में भी उतना ही होते हैं, 22। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। और इसमें भी लोक उद्यम समिति में भी लोकसभा से 15 एवं राज्यसभा से 7 होते हैं और कुल सदस्य 22 होते हैं। ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है? तो सीएजी द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्टों का जांच करना होता है। ठीक है। और इनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो संघीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। तो उच्चतम न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय की प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर क्या? उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियां, क्षेत्राधिकार का प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 17 से 74 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिमा इम्पे थे। ठीक है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की गठन कब की गई थी और किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत वर्ष 1774 में कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। ठीक है। और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो संसद में निहित होती है। ठीक है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीश की कुल मुख्य न्यायाधीश सहित है कितने? तो 34 है। ठीक है। कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 34 मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में इनको देखते हैं फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में जानते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और पदच्युत प्रक्रिया किसके द्वारा? तो संसद करता है, संसद असमर्थता के आधार पे। और इनका शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष होता है और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है फ्रेंड्स। अधिकतम आयु इनकी कितनी होनी चाहिए? कितनी है? तो 65 वर्ष। और वेतन कितना है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रति माह। ठीक है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है? इसके लिए एक प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। ठीक है। या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया थे। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनवंत यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका देखते हैं फ्रेंड्स। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है।
राज्यपाल क्या होते हैं? तो राज्य के प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 153 के तहत ये प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 के तहत, ठीक है। और एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। एक किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। राज्यपाल एक नज़र में इनके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इनके पद का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 153 में। और इनके पद का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। और इनका पदच्युत किसके द्वारा होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और शपथ कौन कराता है इनको? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ लेते हैं। और इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कार्यकाल इनका होता है सामान्यतः 5 वर्ष। और इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो इनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। और इनका वेतन कितना है? 3.5 लाख प्रति माह, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ। इनके कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, देखते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य के संबंधी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। राज्यपाल जो है राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, ठीक है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकते हैं। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है, ठीक है। इनको ये शक्ति प्राप्त है कि इस सजा को कम या माफ भी कर सकते हैं अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्य को मनोनीत करता है। कितने भाग को? 1/6 भाग को विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को सदस्य को ये मनोनीत करता है अनुच्छेद 171 के तहत, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 174 के तहत क्या होता है? तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं। अनुच्छेद 174 के तहत क्या करते हैं? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत क्या करते हैं राज्यपाल? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इनको ये अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार व विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री क्या होते हैं? राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। और राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के तहत क्या करते हैं राज्यपाल? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जबकि अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के तहत राज्यपाल करते हैं, जबकि अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किसके सलाह पे करते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रदान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए क्या किया गया है? एक महाधिवक्ता के पद का प्रदान किया गया है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं? अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। और महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। और महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इनको किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये किसी भी सदन का क्या होते हैं? सदस्य नहीं होते हैं, परंतु सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और सदनों को संबोधित भी कर सकते हैं। ये सदस्य ना होते हुए भी ये क्या करते हैं? कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और सदनों को संबोधित भी कर सकते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता क्या होता है? सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। और महाधिवक्ता के पद की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इनकी पद की योग्यता क्या होती है फ्रेंड्स? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड राज विधायिका। राज विधायिका के बारे में जानते हैं। तो ये अनुच्छेद 168 के तहत राज विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधान मंडल करती है। राज विधायिका जो है अनुच्छेद 168 के तहत राज विधायिका जो है के रूप में कानून बनाने का कार्य कौन करती है? तो राज विधान मंडल करती है। और राज विधान मंडल के कितने प्रमुख अंग है? तो 3 प्रमुख अंग है। कौन कौन? तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और विधानसभा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निम्न सदन, ठीक है। तो विधानसभा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स विधानसभा। विधानसभा के बारे में जानते हैं। तो विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करते हैं? किसी भी समय विधानसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 60 निर्धारित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है, ठीक है। जो देश की 4 विधानसभा हैं
और न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है। पहला है गोवा जिसमें 40 है और मिजोरम 40, सिक्किम 32 एवं पुदुचेरी 30 है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य कौन कौन है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश 403 है और पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288 और बिहार में कितने 243 है। ठीक है। देश के तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में 114, दिल्ली में 70 एवं पुदुचेरी में 30 में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण किया गया है अनुच्छेद 332 के तहत। ठीक है। और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? तो 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो विधान परिषद जो है ऊंच अथवा अस्थाई सदन कहा जाता है इसे। ठीक है। विधान परिषद जो है ऊंच अथवा अस्थाई सदन है। ठीक है। विधान परिषद एक मात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसे क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में विधान परिषद विद्यमान है। 6 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। ठीक है। ये 6 राज्य में क्या किया गया है? विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसके लिए शर्त क्या है फ्रेंड्स? तो किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा कि कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। और किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वाधिक विधान परिषद सीट वाले राज्य। सर्वाधिक विधान परिषद सीट वाले राज्य कौन कौन है? तो देखते हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 100 है। उत्तर प्रदेश में 100 है। महाराष्ट्र में कितना है फ्रेंड्स? तो 78 है। बिहार में 75 है। कर्नाटक में भी 75 है। आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में क्या है? 40 है। ठीक है। विधान परिषद के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्य की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का क्या होता है? सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को क्या करते हैं? 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उप सभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद जो है अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स राज न्यायपालिका है। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो राज की न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है। राज्य की न्यायपालिका में फ्रेंड्स एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो है अनुच्छेद 233 से 237 तक उच्च न्यायालय के अधीन उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 की स्थिति शीर्ष पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी 1862 में
और उसके बाद बम्बई और मद्रास में भी हुई थी। ठीक है। देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 के तहत क्या की गई है? तो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय जो है वो दो या दो से अधिक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में, इनको देखते हैं फ्रेंड्स। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अपरिज्यूत किसके द्वारा? संसद के द्वारा होता है। शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल के समक्ष होता है। इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? निर्धारित नहीं है। और इनके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी निर्धारित की गई है? तो 62 वर्ष। और इनका वेतन कितना मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख प्रति माह, और अन्य न्यायाधीश को क्या किया गया है फ्रेंड्स? अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख प्रति माह। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो, या उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पहला है पंचायत। इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पंचायत, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का निर्णयकर्ता कहा जाता है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया, जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है। और 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बांगड़ी गांव में सर्वप्रथम क्या किए थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का शुरुआत की थे। ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो और राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ? वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में क्या हुआ? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। और 1973वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है। और इसके तहत ही ग्राम स्तर की पंचायतों के कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है। और इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में महिलाओं को कितना किया गया है, 1/2 सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ठीक है। और स्थानीय स्वशासन राजसूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन जो है राजसूची का विषय है। और पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को क्या किया गया है, सीटों का आरक्षण दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, मेघालय और मिजोरम तथा नागालैंड जो है उसमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। ठीक है। और 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे, तो श्री गिरिराज सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऐसे राज्य में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा राज्य जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र में संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम का निर्माण 1996 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार क्या किए थे, नगर निगम के स्थापना मद्रास में की थी। कब कब हुआ था पहली बार, तो 1687 में अंग्रेज के द्वारा कहाँ किया गया था, तो मद्रास में किया गया था। ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के ए में क्या किया गया, नगर पंचायत का उल्लेख, और अनुच्छेद 243 बी से अनुच्छेद 243 जी तक क्या किया गया इसको। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के भाग 9 के ए में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या है 18। ठीक है। 9 के ए में, संविधान के भाग 9 के ए में कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है। और इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायत के कार्य, शक्तियाँ तथा कर्तव्य का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। और इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायत के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है। नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है वो पंचायत के समान प्रथम अधिवेशन बैठक से कितना वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष तक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए क्या किया गया है, सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1904 में हुई थी। ठीक है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1904 में हुई थी। और भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। ठीक है। और 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत क्या किया गया, तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके तहत क्या किया गया, संविधान के भाग 9 के बी को जोड़ा गया।
ठीक है, तथा इसके प्रधान अनुच्छेद ZH से अनुच्छेद ZT तक किया गया। ठीक है, इसका प्रावधान क्या किया गया, अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक किया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 21 हो सकती है। ठीक है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सहकारिता मंत्रालय के प्रथम या वर्तमान मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय के प्रथम या वर्तमान मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, तो भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से 263 तक में। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंधों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 3 भाग में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है वो, तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। विधायी संबंध जो है अनुच्छेद 245 से 255 तक, और प्रशासनिक संबंध जो है अनुच्छेद 256 से 263, और वित्तीय संबंध जो है वो 264 से 293 के में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के भाग कितने भाग में किया गया है, तो भाग 12 में किया गया है। क्या, वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारों के लिए 3 सूचियों का निर्माण 7वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्ति के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया, जो कि 7वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 246(1) के तहत वस्तु और सेवा कर GST के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 248 के तहत विधायन की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। अनुच्छेद जो है हमारा 248, उसके तहत विधायन की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है, तो संसद में निहित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 249 के तहत क्या किया गया, तो राष्ट्रपति में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत। और अनुच्छेद 250 के तहत क्या किया गया, तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और अनुच्छेद 253 के तहत क्या हुआ, तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 के तहत क्या किया गया, तो संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय कर सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 263 के तहत क्या होता है, तो अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 121वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। ठीक है, कौन संविधान संशोधन, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत क्या किया गया, तो अनुच्छेद 279 के ए जोड़ा गया, जिसके द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्रपति को GST परिषद का स्थापना की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1969 में क्या किया गया था, तो डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1983 में क्या किया गया था, तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का गठन किया गया था,
जिसने संबंधों में सुधार की दिशा में 243 सिफारिशें की थी। कितनी सिफारिश की थी? तो 243 सिफारिशें की थी। ठीक है। वर्ष 2007 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में क्या किए? तो 4 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन किए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है। ये पढ़ते हैं, इसमें वित्त आयोग पढ़ते हैं। तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में किया गया है। किस में किया गया है? तो भाग 12 में अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक क्या है? अस्थायी आयोग है जिसका राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में गठन करता है। ठीक है। राष्ट्रपति 5वें वर्ष में गठन करते हैं। ठीक है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इन सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाता है। और इस आयोग के मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। इनका कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना है। ठीक है। और अब तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 15। ठीक है। और 15वें 2020 से 25 तक वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। इस आयोग में क्या होते हैं? तो एक अध्यक्ष और कुल 11 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और इन सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है फ्रेंड्स? तो कार्यकाल इनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो चुका हो। ठीक है। यह केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में केंद्र के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? तो ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में केंद्र के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो HK कृपलानी थे। और इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है फ्रेंड्स? तो मनोज सोनी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजलोक सेवा आयोग। राजलोक सेवा आयोग है तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 315 में और भाग 14 में। ठीक है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इन सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो। ठीक है। यह राज्य भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में राज्य के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये भी क्या करते हैं? राज्य के भर्ती संस्था ग्रेड ए और बी के रूप में राज्य के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में और भाग 15 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इस आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इन सदस्यों की कार्यकाल कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाता है। ठीक है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक
सदस्यीय निकाय था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, परंतु वर्ष 1989 में क्या हुआ, 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करके निकाय को क्या किया गया, बहुसदस्यीय बना दिया गया। ठीक है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो राजीव कुमार है। वर्तमान में अध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसको 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत क्या किया गया, तो संविधान के भाग 16वें में अनुच्छेद 338 में क्या किया गया, तो अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और इन सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है फ्रेंड्स, 3 वर्ष की होती है। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास करना है। ठीक है। और इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। भाग 16 के अनुच्छेद 338 के ए में क्या किया गया है फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और इन सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 3 वर्ष की होती है। और इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं विकास करना है। ठीक है। और इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। भाग 16 के अनुच्छेद 338 के बी में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। ठीक है। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और इन सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है फ्रेंड्स, तो इन सदस्यों की कार्यकाल भी 3 वर्ष की होती है। और इस आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा एवं विकास करना होता है। क्या है इनका कार्य, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा और विकास करना है। ठीक है। इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय, इसके बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है फ्रेंड्स, उनकी गठन कब की गई थी, तो 1963 में की गई थी के स्थानम समिति की सिफारिश पे। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की गठन 1963 के स्थानम समिति की सिफारिश पे हुई थी और इनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार सिन्हा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग। केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग की गठन कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी और के संथानम समिति की सिफारिश पे। कौन सी समिति की सिफारिश पे, तो के संथानम समिति की सिफारिश पे। और इनके कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं फ्रेंड्स। और इनके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। ठीक है। और इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है, तो AS राजीव हैं। ठीक है।
राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था फ्रेंड? तो 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। और इनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 6 है। और इनका कार्यकाल क्या है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इनकी भी कुल सदस्य संख्या कितने हैं? 6 है। और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पूरा हो। और इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में। और फ्रेंड्स, इसका कुल सदस्य संख्या क्या कितनी है? 7 है। 7 है। और इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है। और इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? 2005 में की गई थी। और इनका कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल नहीं दिया गया है। फिर इसका प्रमुख कौन है? तो हीरालाल सामरिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसकी गठन कब की गई थी? तो 2007 में। और इनका कार्यकाल है नहीं, इनमें सदस्य की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो इनमें सदस्य की संख्या 7 है। और इनका कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक अन्य सदस्य। अध्यक्ष की होती है 3 वर्ष या 65 वर्ष। और अन्य सदस्य की कितनी होती है? 3 वर्ष या 60 वर्ष। ठीक है। और इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो हैं। ठीक है। और नीति आयोग, नीति आयोग का गठन कब किया गया है फ्रेंड? तो 2015 में किया गया है। ठीक है। और इनका कार्यकाल नहीं दिया गया है। इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा। राज्यसभा देखते हैं फ्रेंड। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्यसभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का प्रधान भाग 17वें के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राज्यसभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ये भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है? तो 44 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा से। और 10 सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1963 में क्या हुआ? वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। और भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है। संविधान की किसी भी भाषा को क्या किया जाता है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित की गई है? तो 22 भाषा वर्णित है। मूल रूप से 14 थी। ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी
कोंकणी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, शामिल किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया, हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में घोषित की गई। ठीक है, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 348 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 348 में क्या किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 350(1) ए में क्या 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 कहा गया है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं दी गई है। ठीक है, 350(a) में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा दी गई है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल संबंधी सभी शक्तियाँ किस में निहित होती है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, और मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक शांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ये शब्द आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला बार लगा था भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में तब, फिर सेकेंड बार भारत पाक युद्ध के समय 1971 में, और तीसरा बार हमारा लगा था आंतरिक अशांति के मामले में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम कितने माह तक लगाया जा सकता है, तो एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है, और इसे 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 359 में 59 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, और राज्य आपातकाल को एक बार में कितने माह तक लगाया जा सकता है, तो 6 माह तक लगाया जा सकता है, और इसकी विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर कितने वर्ष किया जा सकता है, 3 वर्ष किया जा सकता है। ठीक है, और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश 10 बार लगा हुआ है, मणिपुर 10 बार, बिहार में 8 बार लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के शासनकाल में 49 बार लगा था। ठीक है,
सर्वाधिक बार राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था 49 बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। कौन कौन राज्य है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति देश की वित्तीय स्थायित्व या साख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश की वित्तीय स्थायित्व या साख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वो क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार में कितने माह तक लगाया जा सकता है? तो 6 माह तक लगाया जा सकता है, और 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसकी न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 माह निर्धारित की गई है। और अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया को समझते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। क्या की गई है? अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत एवं राज्य के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या होता है फ्रेंड? तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को क्या है? बराबर शक्तियां प्राप्त है। और देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था, और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहला संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और 7वां संशोधन 1956 के तहत क्या हुआ था? तो राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठित किया गया था। और 10वां संशोधन 1961 के तहत क्या किया गया? तो दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 10वां संशोधन 1961 के तहत दादर और नगर हवेली को क्या किया गया था? तो भारत संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 12वां संशोधन 1962। 12वां संशोधन 1962 के तहत क्या किया गया था? तो गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, और 14वां संशोधन 1962 के तहत क्या किया गया था? तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? तो 1962 में ये किया गया था 14वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 18वां संशोधन। 18वां संशोधन 1966 के तहत क्या किया गया था? तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत क्या किया गया? तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को क्या किया गया? केंद्र शासित बनाया गया। और 21वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? 1967 के तहत क्या किया गया? तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और 24वें संशोधन 1971 के तहत क्या किया गया था फ्रेंड्स? तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार दिया गया था। क्या किया गया था? तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। और हमारा 36वां संशोधन 1975 के तहत क्या किया गया था? तो सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक है,
और नेक्स्ट देखते हैं 42वें संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या किया गया, तो इसका मुख्य मुख्य टॉपिक दिया गया है, देख लीजिए, पॉइंट दिया गया है, देखिए फ्रेंड। तो इस संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर क्या किया गया है, 5 वर्ष और 6 वर्ष कर दिया गया है। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। और संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और शिक्षा, वन और वन्यजीव, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा 44वें संशोधन 1978। इसके तहत क्या क्या किया गया, तो देख समझते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल क्या किया गया, पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है 92वां संशोधन 1985। तो इसके तहत क्या किया गया, तो संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है 56वां संशोधन 1987। 56वां संशोधन 1987 के तहत क्या किया गया था फ्रेंड्स, तो गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। 56वां संशोधन 1987 के तहत गोवा को राज्य के दर्जा प्रदान किया गया। और 61वां संशोधन 1989 के तहत क्या किया गया फ्रेंड, तो इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 69वां संशोधन 1992। 69वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है 71वां संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया, तो संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 74वां संशोधन 1992। इसके तहत क्या किया गया, तो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। और 44वीं संविधान संशोधन 2001 के तहत क्या किया गया, तो 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 86वां संविधान संशोधन 2003। 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया, तो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या क्या हो सकती है, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत फ्रेंड्स संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। और 93वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया फ्रेंड, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में 27% की आरक्षण दी गई। और 99वां संविधान संशोधन 2015 के तहत क्या हुआ था फ्रेंड, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके तहत हुआ था भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान। और 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत क्या हुआ था,
तो वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 102वां संविधान संशोधन 2018। इसके तहत क्या किया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया फ्रेंड, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, 10% का आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थान में दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 104वां संविधान संशोधन 2020। इसके तहत क्या किया गया था, तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए क्या किया गया था, बढ़ाया गया, और आंगन भर्तियों को के आरक्षण को समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 105वां संविधान संशोधन 2021। 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत क्या किया गया फ्रेंड्स, तो राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था फ्रेंड्स, तो राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति को बहाल किया गया था। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।